जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 12 का जो फर्स्ट बुक है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भागों में बांटा गया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत, स्टैटिक्स माने स्थिर, वैद्युत या चार्ज। इसमें हम जो भी प्रॉपर्टी और जो भी गुण पढ़ेंगे आवेश के स्थिर अवस्था का पढ़ेंगे। जब आवेश स्थिर हो, आवेश के स्थिर रहने पर उसके गुण तथा नियम। उसमें कुछ नियम भी है। तो अगर आवेश स्थिर है तो उसके क्या क्या गुण होंगे, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। दूसरा, गॉस का प्रमेय पढ़ना है, गॉस का नियम। गॉस का नियम पढ़ना है। तीसरा, विभव विभवांतर पढ़ना है, विभव विभवांतर पढ़ना है। और एक अंत में एक चैप्टर है संधारित्र। तो ये सब आवेश के, जब आवेश स्थिर रहेंगे तो ये सब जितने भी गुण है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, गॉस का नियम, विभव विभवांतर तथा संधारित्र, ये आवेश के स्थिर होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रो माने चार्ज, डायनेमिक्स माने जब गतिमान हो। जब आवेश गतिमान हो, आवेश गतिमान हो, जब आवेश गतिमान हो तो उसके हम कुछ गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विद्युत धारा, जिसमें आता है विद्युत धारा तथा मैग्नेट या चुंबक। और इसके बाद मिला के एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और सबसे लास्ट में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मिक्सअप है। इसमें हम कुछ इसकी प्रॉपर्टी रहेगी, कुछ इसकी प्रॉपर्टी रहेगी, दोनों को मिला के हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम जब आवेश स्थिर अवस्था में है या जब आवेश स्थिर अवस्था में रहेगी तो उसके जो भी गुण हैं अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें जो है एनसीईआरटी के हिसाब से वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें सबसे पहले आवेश के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है आवेश। अच्छा, आवेश के बारे में सबसे पहले एक महान दार्शनिक थे थेल्स। थेल्स सबसे पहले आवेश के बारे में बताया था 600 बीसी में। यूनान के एक दार्शनिक थे थेल्स, उन्होंने सबसे पहले 600 बीसी में आवेश के बारे में बताया। उन्होंने जब अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली के खाल पे रगड़ा तो उन्होंने देखा कि अंबर नामक पदार्थ पे एक प्रॉपर्टी आ गई या एक गुण आ गया जो छोटे छोटे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, और इसी आकर्षण को या इसी प्रॉपर्टी को या इसी गुण को नाम दिया गया आवेश।
तो आवेश के बारे में सबसे पहले बताए थेल्स ने। इसके बाद कुछ अलग अलग साइंटिस्ट आए, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए गिलबर्ट। गिलबर्ट ने बताया कि दुनिया में सिर्फ अंबर ही नहीं, ऐसा बहुत सा पदार्थ है जिन्हें यदि एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाए तो उनमें छोटे छोटे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो गिलबर्ट ने कई पदार्थों के बारे में बताया रिसर्च करके, जबकि जो थेल्स थे वो सिर्फ अंबर नामक पदार्थ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो उसमें छोटे छोटे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये बात सबसे पहले थेल्स ने बताया था। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी लिखती है कि 600 बीसी में सबसे पहले आवेश के बारे में जो जानकारी दी थेल्स ने दिया। अब गिलबर्ट के बाद एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने कुछ प्रयोगों द्वारा ये बताएं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं तथा समान समान आवेश में क्या होता है और विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कुछ प्रयोग है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक ऊनी वस्त्र लिए और ऊनी वस्त्र पर उन्होंने कांच के छड़ को रगड़ा, और ले जाके इसे एक स्टैंड पे लटका दिया। ये है कांच का छड़। उसके बाद उन्होंने फिर से एक कांच का छड़ लिया और इसे ऊनी वस्त्र पे रगड़ के ले जाके इसके बगल में एक स्टैंड पे लगा दिया। कांच का छड़, दोनों कांच की छड़ थी, तो जो गुण इस पे आया था वही गुण इस पे भी आया था। तो जब ये एक दूसरे के पास में लगे तो उन्होंने देखा कि ये एक दूसरे को रिपल कर रही थी। कांच के दोनों छड़ एक दूसरे को रिपल कर रही थी। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो इस पे गुण आ रहा था उसे आवेश नाम दिया गया। उन्होंने बताया कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्होंने कांच के छड़ को ऊनी वस्त्र पे रगड़ के लिए एक कांच के छड़ को यहाँ लटकाया, दूसरे कांच के छड़ को यहाँ लटकाया, जब दोनों को पास में लगे देखें दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही थी। तो इससे ये पता चलता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि दोनों कांच की छड़ थी, जो गुण इस पे आया था वही गुण इस पे आया था। इससे पता चला कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर इन्होंने अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्लास्टिक की छड़ को लिया। दूसरे प्रयोग में इन्होंने प्लास्टिक की छड़ को लिया और ले जाके इसको एक स्टैंड पे लटका दिया। प्लास्टिक की छड़ को, ये प्लास्टिक की छड़ थी और दूसरे भी प्लास्टिक की छड़ लिया और ले जाके एक स्टैंड पे लटका दिया। दोनों प्लास्टिक के छड़ को ऊनी वस्त्र पे रगड़ के ले जाके लटका दिए। तो इसमें भी वही दिखा कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। अच्छा, कांच की छड़ पे आने वाले आवेश को इन्होंने धनात्मक आवेश कहा और जबकि प्लास्टिक की छड़ पे आने वाले आवेश को इन्होंने ऋणात्मक आवेश कहा। क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल की थी तो जाहिर सी बात है कि दोनों पे अलग अलग गुण आए होंगे। तो इस पे जो आवेश आया था उसको धनात्मक नाम दिया गया और इस पे जो आवेश आया उसे ऋणात्मक नाम दिया गया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में ये भी देख रहे थे कि दोनों को जब पास में लगे दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही थी। तीसरे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, जब ये कांच के छड़ और प्लास्टिक के छड़ को दोनों को पास में लगे, देखिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। ये प्लास्टिक की छड़ है, ये कांच की छड़ है जिसपे धनावेश माने थे और ये प्लास्टिक की छड़ है जिसपे ऋणावेश माने थे। ये कांच की है और ये प्लास्टिक की है। जब दोनों को पास में लगे दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। जब इन्होंने कांच के छड़ को रगड़ा तो ले जाके स्टैंड पर लटकाया, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। और सेम प्लास्टिक की छड़, क्योंकि जो गुण इस प्लास्टिक की छड़ पे आया था वही गुण इस प्लास्टिक की छड़ पे आया था, अर्थात जो गुण कांच की छड़ पे आया था वही गुण इस वाले कांच की छड़ पे आया था। तो इससे पता चला कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और जब कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ को दोनों को पास में ले गए तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। इससे पता चला कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अच्छा, इसके बाद आवेश की कुछ अवधारणा है। आवेश की अवधारणा के आधार पर यह समझा गया था कि कैसे वस्तु में आवेश आते हैं। तो इसकी दो अवधारणा है, एक पुरानी अवधारणा है और एक नई अवधारणा। पुरानी अवधारणा तब की है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी और नई अवधारणा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आधार पर बनाया गया था। तो आवेश की संकल्पना या आवेश की अवधारणा मुख्यतः दो है। एक है आवेश की अवधारणा,
आवेश की अवधारणा। आवेश की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अच्छा, आवेश की अवधारणा के अनुसार हम ये समझते हैं कि कोई किसी भी वस्तु पर आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज ना होने के पहले ये माना जाता था कि हर एक वस्तु पे धन और ऋण बराबर है, हर एक वस्तु पे धन और ऋण बराबर है। ये ऊनी वस्त्र है, इस पे जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, जितना धन उतना ऋण, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। जब इसे कांच के छड़ से रगड़ा जाता, कांच के छड़ से रगड़ा जाता था, तो कांच का छड़ भी, कांच के छड़ पर भी, जब इसे कांच के छड़ पे, जब इसे कांच के छड़ से रगड़ा जाता था, तो कांच के छड़ पर भी प्लस और माइनस बराबर थे। तो कांच के छड़ धनावेशित हो रही थी। इससे निष्कर्ष निकलता है, अगर तो कांच के छड़ धनावेशित हो रही थी। अगर कांच के छड़ धनावेशित हो रही थी, तो इससे दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो कुछ धनावेशित इसमें से ऐड हो, और या तो कुछ ऋणावेशित इसमें निकल रहे हो, या तो कुछ धनावेशित इसमें ऐड हो रहे हो, या तो कुछ ऋणावेशित इसमें निकल रहे हो। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा जाता था, तो प्लास्टिक की छड़ पे भी प्लस और माइनस दोनों बराबर थे। तो अब प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो रही थी, इससे दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो कुछ ऋणावेशित इसमें ऐड हो रहे हो, या तो कुछ धनावेशित इसमें से ऊनी वस्त्र में जा रहे हो। प्लास्टिक की छड़ पे भी धन और ऋण दोनों बराबर थे, तो प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो रही थी, इससे दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो कुछ ऋणावेशित इसमें आ रहे हो, या तो कुछ धनावेशित इससे निकल रहे हो। ये पुरानी अवधारणा थी, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज होने के पहले की थी, काफी पुरानी अवधारणा है। इसके आधार पर माना जाता था कि हर एक वस्तु उदासीन है, उदासीन क्योंकि रगड़ने से पहले कांच के छड़ को जब रगड़ा नहीं जाता था, तो ना उसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं था, मतलब ना वो छोटे छोटे वस्तु को आकर्षित कर रही थी, ना एक कांच की छड़ दूसरे कांच की छड़ में रिपल्शन अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा था। तो पहले वस्तु उदासीन थी, अर्थात उसमें प्लस और माइनस बराबर थे। तो जब इन्हें ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता था, तो ये धनावेशित हो रही थी, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कुछ धनावेशित इसमें आ रहे हो, या तो कुछ ऋणावेशित निकल रहे हो। इसी प्रकार प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो रही थी, या तो इसमें कुछ ऋणावेशित आ रहे हो, या तो इससे कुछ धनावेशित निकल रहे हो। ये पुरानी अवधारणा थी आवेश को समझने की। अब जो नई अवधारणा बनाई गई थी, नई अवधारणा के आधार पे वस्तु चार्ज को या आवेश को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आधार पे समझा गया था। अच्छा, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म भाग होता है, या तत्व का सबसे सूक्ष्म भाग होता है। ये परमाणु है। परमाणु में न्यूक्लियस होता है और ये ऑर्बिटल है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। इसी एग्जाम्पल में सोडियम 11, इसमें 11 प्रोटॉन है और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। तो यदि वस्तु और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अच्छा, जो आवेश इसके पहले हम पढ़ रहे थे, जिसको थेल्स ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जिसके बारे में अध्ययन किया था, वो यही आवेश है जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद पता चला जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है, वही आवेश है जिसका मान प्रयोगों द्वारा निकाला गया -1.6 × 10⁻⁻19। और जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है। तो नई अवधारणा के आधार पे ये समझा गया कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है असल में वही आवेश है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता था, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से वस्तु आवेशित हो रही थी, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो। तो अगर ये ऊनी वस्त्र है, तो ऊनी वस्त्र पे जितने ये भी छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होगा, तो जितना इस पे इलेक्ट्रॉन है उतना इस पे प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर हैं। जब कांच की छड़ को इस पे रगड़ा जाता था,
तो कांच के छड़ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। जब इसे रगड़ा जाता था तो कांच की छड़ धनावेशित हो रही थी। तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। अरे, कांच के छड़ पे भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर थे। जब कांच के छड़ को इस पे रगड़ा जाता था तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कांच के छड़ से कहां जा रहे थे, उन्हीं वस्तु में। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्रोटॉन की अधिकता होगी, अर्थात कांच की छड़ धनावेशित हो रही थी, जिसकी वजह से प्रोटॉन की अधिकता के कारण कांच की छड़ क्या हो रही थी, धनावेशित। कांच की छड़ क्या होती है, धनावेशित। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा जा रहा था तो प्लास्टिक की छड़ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर थे। जितना इस पे इलेक्ट्रॉन उतना इस पे प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। जब इसको इस पे रगड़ा गया तो प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो रहे थे। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन उन्हीं वस्त्र से प्लास्टिक की छड़ में ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई इस पे और इस पे ऋणावेश उत्पन्न हुआ। तो ये थी पुरानी नई अवधारणा। नई अवधारणा के आधार पे प्लस और आवेश को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर समझा गया था। जो वस्तु पॉजिटिव हो रही थी उसमें प्रोटॉन की अधिकता थी और जो वस्तु नेगेटिव हो रही थी उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वस्तु पॉजिटिव हो रही थी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और जो वस्तु ऋणावेशित हो रही थी उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये थी नई अवधारणा आवेश को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर। आवेश, चार्ज। यदि आवेश को परिभाषित किया जाए तो आवेश किसी पदार्थ का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। इसका एक परिभाषा और हम दे सकते हैं। यदि किसी वस्तु में आवेश है तो वह चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा उसका अनुभव कर सकता है। यदि किसी वस्तु में आवेश है तो वह चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा उसका अनुभव कर सकता है। यदि कोई वस्तु आवेशित है या किसी वस्तु में आवेश है तो वह चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा उसका अनुभव कर सकता है। अच्छा, आवेश के बारे में हम बात कर चुके हैं कि आवेश के बारे में सबसे पहले कौन बात किया था? 600 BC में थील्स ने बात किया था। अब हम आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो आवेश से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण पद हैं। पहला, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट, आवेश, अच्छा, जो आवेश का मात्रक कूलाम होता है ये एसआई पद्धति में है। आवेश का मात्रक कूलाम ये है एसआई पद्धति में, जबकि सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम होता है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, अर्थात इसे बीजगणित के अनुसार जोड़ा या घटाया जाता है। इसे बीजगणित के अनुसार, बीजगणित के अनुसार अर्थात इसे बीजगणित के अनुसार जोड़ा जाता है। इसे बीजगणित के अनुसार जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक में इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला, प्राकृतिक में इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश, प्राकृतिक में इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश सबसे छोटा आवेश होता है। सबसे छोटा आवेश होता है। सबसे छोटा आवेश होता है, जिसका मान प्रयोगों द्वारा, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। अर्थात E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अच्छा, ये मान प्रयोगों द्वारा निकाला गया था। ये मान प्रयोगों द्वारा निकाला गया था। E बराबर 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम, जिसका मान प्रयोगों द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट, आवेश दो प्रकार के होते हैं। 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 पहला, धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस में भी प्रतिकर्षण होता है, और प्लस माइनस में आकर्षण होता है। प्लस प्लस में रिपल्शन और प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है।
अच्छा, इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, समान प्रकार के आवेश को सजातीय आवेश भी कहते हैं। समान प्रकार के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश को या विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम आवेश के कुछ गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है आवेश का गुण, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। अच्छा, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप में, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है, यही आवेश संरक्षण का नियम है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो आवेश को हम ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित सिर्फ कर सकते हैं बस।
संरक्षित रहती है। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहती है। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहती है। जैसे ये एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें एक चार्ज 2 कूलम, एक चार्ज 3 कूलम और एक 6 कूलम है। यदि हम चार्ज को इधर उधर स्थानांतरित करके कुछ इस प्रकार कर दें, इसमें 4 कूलम आवेश, इसमें 3 कूलम आवेश, तो यहाँ पे कितना कूलम आवेश होगा? तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज बाद में होगा, अर्थात Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश और प्लस Q3 डैश। हमें Q3 डैश का मान निकालना है। Q1 का मान 2, Q2 का मान 3, Q3 का मान 6। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 2 प्लस 3 प्लस 6 बराबर 4 प्लस 3 और प्लस Q डैश। तो Q डैश बराबर होगा तो 4 प्लस 3 7 प्लस Q डैश बराबर 3 2 5 5 6 11। तो Q डैश कितना आएगा? 11 माइनस 7। तो Q डैश बराबर 11 माइनस 7 कितना होगा? 4। Q डैश यहाँ आएगा 4। तो विलगित निकाय में या आइसोलेटेड सिस्टम में पहले भी 4 6 3 9 2 11 आवेश और उसके बाद भी 4 3 7 4 11 आवेश, 11 कूलम आवेश। तो जितना आवेश पहले था उतना आवेश बाद में। यही है आवेश संरक्षण का नियम। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है। ये है, इसमें इतना आवेश है और इसमें भी कितना होगा? इतना होगा। सिर्फ आवेश इधर से उधर गया बस। यही आवेश संरक्षण का नियम है। अब हम आवेश के दूसरे गुण की बारे में बात करते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, जैसे हर एक वस्तु क्वांटाइज्ड है वैसे चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। जैसे मार्केट में अगर गए तो हमें मार्केट में मोबाइल फोन अगर लेना हो तो हम बोलेंगे 1 फोन चाहिए, 2 फोन चाहिए या 3 फोन चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें आधा फोन चाहिए, 2.5 फोन चाहिए, 3.5 फोन चाहिए। तो मोबाइल फोन मार्केट में जो भी हम खरीदते हैं वो क्वांटाइज्ड है। हर एक वस्तु क्वांटाइज्ड होती है। उसी प्रकार अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में आवेश जा रहा है तो वो क्वांटाइज्ड होकर जाता है। मतलब क्वांटाइज्ड संख्या, मतलब एक पूर्ण संख्या में जाता है, क्वांटाइज्ड रहता है, या उसका क्वांटमीकरण फिक्स रहता है। तो मतलब अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जा रहा है तो वह क्वांटाइज्ड रहता है। मतलब वो क्वांटमीकरण, मतलब उसका क्वांटमीकरण फिक्स रहता है। या तो 1 कूलम आवेश जाएगा, या तो 2 कूलम आवेश जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश जा रहा है तो आवेश क्वांटाइज्ड रहता है। अर्थात अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जा रहा है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ना तो 3.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ना तो 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ना तो 4.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो एक पूर्ण संख्या में जाता है। तो अब इसका क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है इसको समझ लेते हैं। ये एक वस्तु है, अभी ये वस्तु उदासीन है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। तो हम वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने पर, जब हम वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वस्तु में क्या होगा? आवेश आएगा। और कितना आवेश आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु में 1 प्रोटॉन की अधिकता होगी। तो 1 गुणे और 1 प्रोटॉन पे आवेश होगा प्लस 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसी प्रकार हम वस्तु से यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इस पर आवेश होगा 2 गुणे प्लस 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इसी प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वस्तु पर आवेश 3 गुणे प्लस 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होगा। इसी प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वस्तु पर 4 गुणे प्लस 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम आवेश होगा। तो जितना हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वस्तु पर उतने ही प्रोटॉन की अधिकता होती जाएगी और एक प्रोटॉन पे आवेश प्लस 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम होगा। अब हम दूसरी स्थिति में
अब कि हम वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वस्तु में डालने पर, वस्तु में डालने पर, तो अगर हम वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वस्तु में जो आवेश होगा वो होगा 1 गुणे माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होगा। इसी प्रकार वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें, 2 गुणे माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। इसी प्रकार वस्तु में 3 इलेक्ट्रॉन डाल दें, 3 गुणे माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। इसी प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन वस्तु में डाल दें, 4 गुणे माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु पर जो आवेश हो रहा है वह तो कभी प्लस और कभी माइनस, और हर बार एक संख्या में अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है या निकल रहा है तो 2 होगा। तो यह एक पूर्ण संख्या है, और 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम को हम लिख सकते हैं ई। तो Q बराबर प्लस माइनस ई एन ई, ये है आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत का सूत्र, जहां n क्या है, एक पूर्ण संख्या है, जहां n एक पूर्ण संख्या है तथा E का मान 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, और Q है वस्तु पर आवेश। तो वस्तु कभी धनावेशित हो रही थी तो कभी ऋणावेशित हो रही थी। जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा था तो वस्तु धनावेशित, और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा था तो वस्तु ऋणावेशित हो रही थी। तो हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर स्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत है। तो किसी वस्तु पर स्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यही आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत है। इसको हम लिख लेते हैं एक बार। तो सूत्र था Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां Q वस्तु का आवेश है, जहां Q वस्तु का आवेश है या वस्तु पर स्थित आवेश है, वस्तु पर स्थित आवेश है, n पूर्ण संख्या है, इसका मान 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। E का मान 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम। तो परिभाषा क्या होगा, किसी वस्तु पर स्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर स्थित आवेश, किसी वस्तु पर स्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर स्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत है, यही आवेश का क्वांटमीकरण, यही आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत है। तो किसी वस्तु पर स्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, किसी वस्तु पर स्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यही आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब हम इसमें कुछ इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वस्तु जिस पर 600 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक वस्तु जिस पर 600 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है,